Hey guys, welcome and welcome back to my channel. So here is my another video that is of emergency nursing and acute trauma. So let's see what is emergency nursing and what is acute trauma and what should a nurse do when a patient comes of acute trauma and many other conditions. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन दैट इज़ व्हाट इज़ इमरजेंसी नर्सिंग. तो इसका कॉन्सेप्ट है कि इमरजेंसी मीन्स व्हाट, कि जिन पेशेंट्स को इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत होती है दैट कम्स अंडर इमरजेंसी नर्सिंग. इसमें आप क्या करते हैं, उनको इमीडिएट एक्शंस प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि उनकी जो हेल्थ है या उनकी कंडीशन है वो फर्दर डिटेरियोरेट ना हो या फर्दर वो चीज़ उनकी कंडीशन ख़राब ना हो और स्टेबलाइज हो जाए टिल द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज की, जब तक आपको और आगे सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो जाती हैं. सेकंड प्रिंसिपल क्या रहते हैं इमरजेंसी नर्सिंग के, पहला ये रहता है कि आपको पेशेंट का एक पेटेंट एयरवे बनाना है, ब्रीदिंग आपको उसकी क्लियर करनी है, एयरवे क्लियर करना है, ठीक है. उसके बाद आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, फिर जो हैमरेज अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कंट्रोल करना है, ठीक है. और जो शॉक की कंडीशन होती है, पेशेंट शॉक में जा सकता है बोलते हैं हम, तो हमें क्या करना होता है, प्रिवेंट करना है या मैनेज करना है, ठीक है. उसके बाद क्या करना है, इफेक्टिव सर्कुलेशन रिस्टोर करना है. ब्लड लॉस हो गया है बहुत तो आपको ब्लड अरेंज करना है कहीं से, ठीक है. फ्लूइड लॉस हो गया तो फ्लूइड अरेंज करवाना है, ठीक है. उसके बाद क्या न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखना है पेशेंट का, कि पेशेंट कितना ओरिएंटेड है या ओरिएंटेड नहीं है, कॉन्शियस भी है कि नहीं या अनकॉन्शियस है, ये आपको देखना होता है. उसके बाद क्या करना है, आपको फिज़िकल असेसमेंट करना है जो कि इनिशियल और ऑन गोइंग होना चाहिए. आप शुरू से करते हुए आ रहे हैं और वो चलते रहना चाहिए और बहुत जल्दी होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए. प्रिंसिपल क्या रहता है, सबसे पहले कार्डिक मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है. ऑफकोर्स हार्ट रेट आपको देखना है. सेकंड क्या है कि आपको जो वुंड्स वगैरह हो रखे हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, क्लीन करना है. उसके बाद क्या करना है, आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री या एलर्जीज़ रही है पेशेंट की तो वो आइडेंटिफाई करनी है. और उसके बाद जो भी आपने फाइंडिंग्स आपको मिली हैं वो आपको अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स में एज अ डॉक्यूमेंटेशन उसको पूरा करना है. उसके बाद है स्कोप ऑफ इमरजेंसी नर्सिंग. स्कोप क्या रहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इमीडिएट एक्शन प्रोवाइड करना है टू ट्रीट द पेशेंट. उसके बाद क्राइसिस इंटरवेंशन, की पेशेंट या पेशेंट की फैमिली क्राइसिस में ना चली जाए तो आपको क्राइसिस इंटरवेंशन देना है. उसके बाद आपको क्या करना है, इमरजेंसी कंडीशन को ट्रीट करना है रिस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप. ये नहीं कि अगर वो एल्डर है तो आप ध्यान दे रहे हैं या वो यंग है तो आप छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है. उसके बाद क्या करना है, बहुत सारी जैसे कोई भी तरीके की इलनेस हो या इंजरी हो, चाहे वो सोर थ्रोट या हार्ट अटैक है, आपको अगर पेशेंट इमीडिएट उस हालत में मिल रहा है कि आपको इमीडिएट एक्शन देने हैं, अदरवाइज़ की हेल्थ डिटेरियोरेट हो जाएगी या उसको फैटल इफेक्ट आप देख सकते हैं, तो आपको उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है. फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं, तो बेसिकली सबसे पहले आपको इसमें देखना है अर्ली डिटेक्शन करना है, ठीक है. जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है. उसके बाद आपको अर्ली रिपोर्ट करना है, फिर रिस्पॉन्स करना है, ठीक है. उसके बाद ऑन सीन केयर अच्छी देनी है. उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन केयर प्रोवाइड करनी है. उसके बाद क्या करना है, डेफिनेटिव केयर, ट्रांसपोर्ट डेफिनेटिव केयर, यानी कि अगर आपको पिछले से मोस्टली ये डिज़ास्टर में मिला पेशेंट आपको या रोड में एक एक्सीडेंट हो गया तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको जो अपने एक्शंस करने हैं आप वो कर रहे हो, उसके बाद उसे आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे टू एनी हॉस्पिटल, ठीक है. उसके बाद जनरल प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं इमरजेंसी मेडिकल केयर के, रहता है ट्राइज. ट्राइज आई हैव पोस्टेड अर्लियर. ट्राइज क्या होता है, उसके बाद ट्राइज में क्या होता है, राइट पेशेंट एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस आपको रखना है, ठीक है. उसके बाद क्या है, प्राइमरी सर्वे देना है, ABCD अप्रोच, ठीक है. एयरवे ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड डिसेबिलिटी आपको चेक करनी है, ठीक है. उसके बाद सेकेंडरी सर्वे EFGHI अप्रोच से करना है, जैसे कि एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट, ठीक है. फुल सेट ऑफ वाइटल साइंस आपको लेने, कंफर्ट मेजर्स देने, हिस्ट्री कलेक्शन करना है और पोस्टीरियर सरफेस आपको इंस्पेक्ट करनी है. उसके बाद जनरल प्रिंसिपल सेकेंड, इसमें और क्या आता है, सेकेंडरी सर्वे आता है जिसमें एम्पल अप्रोच लेते हैं. एम्पल में हम क्या देखते हैं, एलर्जी देखते हैं पेशेंट की, मेडिकेशन हिस्ट्री देखते हैं, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री देखते हैं, लास्ट मील क्या लिया था पेशेंट ने वो देखते हैं, एंड एनवायरमेंट या इवेंट प्रिसीडिंग इलनेस, अगर इलनेस जो इंजरी हुई है उससे पहले पेशेंट का एनवायरमेंट क्या था. मेडिकल कंडीशंस को हम कौन कौन से ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है उसको हम इमरजेंसी बोलते हैं, क्योंकि इतनी सारी मेडिकल कंडीशंस तो हमें नहीं पता कि हमें किसको इमरजेंसी में लेके चलना है, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस डिफाइंड है, दैट इज़ एक्यूट एब्डोमेन, अगर पेशेंट को है, शॉक की कंडीशन, रेस्पिरेटरी को इमरजेंसी है, कार्डिक इमरजेंसी है, न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है, ट्रॉमा है या पॉइजनिंग है. एक्यूट एब्डोमेन में क्या है कि एब्डोमिनल पेन होता है, इसमें मेन सिम्टम जो रहता है पेशेंट का एब्डोमिनल पेन रहता है. इसमें बहुत तरीके की टिश्यू इंजरीज़ होती है, ठीक है. और ये क्या है, आपकी कोई अगर एब्डोमिनल या पेल्विक ऑर्गन्स या ब्लड वेसल्स अगर डैमेज हो गई है तो उसकी वजह से ये कंडीशन अराइज होती है. इसमें मेन सिम्टम पेशेंट करते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा अनबियरेबल एक्यूट पेन होता है इन एब्डोमिन. तो एब्डोमिनल इमरजेंसी कंडीशन में क्या है, मिनट्स की क्या होती है, परफोरेटेड अल्सर हो गया, ठीक है, जिसको हम डायवर्टिकुलम भी बोलते हैं, ठीक है. ये ऐसी कंडीशंस होती है जो बहुत
जल्दी आपको ट्रीट करनी होती हैं, ठीक है। फिर रप्चर्ड AAA, फिर टेस्टिकुलर और ओवेरियन टॉर्जन अगर हो गया, ठीक है, कि ओवरी या टेस्टिकुलर अगर टेस्टीज़ में अगर कहीं टीयर वगैरह आ गया है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, पैनक्रेटाइटिस है, मिजेंटेरिक इन्फाक्ट है, जो आपकी मिजेंट्री लाइंस होती है वो इन्फाक्ट हो गई हैं, तो तब ये कंडीशंस आती है, तब ये एब्डोमिनल इमरजेंसी होती हैं। फिर आर्स की कंडीशन कैसे, इसको आप थोड़ा टाइम रुक सकते हो, दैट इज़ बाइलरी डिजीज़ अगर है, अपेंडिसाइटिस है, ठीक है, डाइवर्टिकुलटाइटिस है, या फिर SBO है। डेज़ में क्या करना है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती हैं जो वो, ठीक है, या कोई मैलिग्नेंट ऑब्स्ट्रक्शन है आप, ठीक है, तो ये सारे आते हैं आपके एक्यूट एब्डोमिनल इमरजेंसी में। तो आप असेसमेंट में क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, पेन देखेंगे कि पेशेंट को पेन है कहाँ, नोज़िया वॉमिटिंग चेक करेंगे, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन या फ्लैटुलेंस आप चेक करेंगे, ठीक है। फ्लैटुलेंस इज़ द पैसेज ऑफ गैस या एक्यूमुलेशन ऑफ गैस, पेशेंट को कैसा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फटीग और फीवर चेक करना है, एब्डोमिनल गिर्थ देखने की, अगर पेशेंट की जो एब्डोमिनल गिर्थ यानी कि विड्थ है, फूलता जा रहा है एब्डोमेन, आपको ये देखना है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड लाइक एब्डोमेन फूलता जा रहा है और हार्ड होता जा रहा है, ये आपको चेक करना है कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आप क्या करेंगे, एब्डोमिनल एक्सरे करते हैं, CBC करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, CT स्कैन करते हैं। फिर क्या है, लोकेशंस देखिए, एंटीरियर लोकेशंस कौन कौन सी होती है, देखिए अगर बाइलरी कॉलिक है, देखिए कोलेलिस्थेसिस है, पैनक्रेटाइटिस है, ड्यूडेनल अल्सर है, तो आप पोजीशंस देख सकते हैं। रीनल कॉलिक है अगर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पेन है तो अम्बेलिकस के पास होगा, अपेंडिसाइटिस है अम्बेलिकस के लेफ्ट तरफ होगा, ठीक है, कोलॉन पेन है, यूरेट्रल कॉलिक अगर है। पोस्टीरियरली आप क्या देखेंगे, परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर है तो शोल्डर्स में पेन होता है, ठीक है, पैनक्रेटाइटिस में भी होता है, पेनिट्रेटिंग ड्यूडेनल अल्सर अगर है, कोलेलिस्थेसिस में बैक साइड में पेन होगा, ठीक है। उसके बाद पैनक्रेटाइटिस और रीनल कॉलिक में बैक साइड में पेन होगा, रीनल लीजन्स होते हैं जो आपका सैक्रम वाला रीजन होता है, वहाँ पेन होता है। नर्सिंग फिजिकल असेसमेंट आप क्या करेंगे, इसमें वाइटल साइंस, फिर बवल साउंड ऑफ पोजीशन एंड जनरल अपीयरेंस। तो वाइटल साइंस में आप देखेंगे टेकीकार्डिया तो नहीं हो रहा, वॉल्यूम लॉस, पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा सकता है, उसकी हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। उसके बाद आपको देखने की रैपिड शैलो ब्रीदिंग और पेशेंट के तो वो पेरिटोनाइटिस दिखा सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बावल साउंड में आप देखेंगे एस्कल्टेट करेंगे, पैल्पेट करने से पहले एस्कल्टेट किया जाता है, ठीक है। एब्सेंट साउंड देखना है, अगर एब्सेंट साउंड है तो पॉसिबल ये कि पेरिटोनाइटिस हो सकता है, पेशेंट को शॉक की कंडीशन में पेशेंट हो सकता है। हाई पिच्ड टिंकलिंग साउंड अगर आ रही तो आप ये देख सकते हैं कि बावल ऑब्स्ट्रक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें। फिर क्या है, अब जैसे कि पेशेंट है उसकी आपकी पोजीशन और जनरल अपीयरेंस देखनी है, तो उसमें अगर पेशेंट रिफ्यूज़ करे कि वो मूवमेंट नहीं करेगा तो आप क्या, इन्फ्लामेशन की कंडीशन पेशेंट को हो सकती है, पेरिटोनाइटिस भी पेशेंट को हो सकता है। एक्सट्रीमली पेशेंट रेस्टलेस है तो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है, आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। उसके बाद लैक्टेटेड रिंगर्स RL प्रोवाइड करना है, नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन, IV फ्लूइड मतलब पेशेंट को बेसिकली आपको प्रोवाइड करना है, पेशेंट को वार्म रखना है, वाइटल साइंस मॉनिटर करने, EKG करना है, ठीक है। राइल्स ट्यूब एस्पिरेशन के लिए अगर चाहिए तो आपको इंसर्ट करना है इफ़ नीडेड, ठीक है। उसके बाद पेशेंट के पेन को एज पर प्रोटोकॉल आपके वहाँ पहले मेडिकेशन से किया जाता है, क्योंकि हर हॉस्पिटल की पॉलिसी अलग अलग होती है, तो पहले क्या पता मेडिकेशन दी जा रही हो, बाद में इंजेक्टेबल दी जा रही हूँ या इमरजेंसी वट जो भी वहाँ पे यूज़ होता है, अकॉर्डिंग टू दैट प्रोटोकॉल्स आपको यूज़ करना है। उसके बाद एंटीएमेटिक्स देना अगर पेशेंट को नोज़िया वॉमिटिंग की कंडीशन है तो। पेरी ऑपरेटिव केयर क्या करना है आपको, पेशेंट को इमरजेंसी सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना है पेरी, ठीक है। उसके बाद पेशेंट जो क्लाइंट है सॉरी उसको NPO रखना है, नील पर ओरली, उसको कुछ भी नहीं खाना या पीना है, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिवली लो सक्शन NG ट्यूबिंग रखनी है आपको। उसके बाद इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, माउथ केयर देनी है पेशेंट को, नेज़ल केयर बहुत ज़रूरी होती है इसमें, ठीक है। और एब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिए देखने अर्ली एम्बुलेशन के टाइम पे, ठीक है। पेशेंट अगर पहले ही नहीं कहीं एम्बुलेट कर पा रहा है या आप उसको एम्बुलेट करके लेके जा रहे हो तो आपको देखना है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं है, ड्रेनेज केयर का प्रॉपर ध्यान रखना है, एसेप्टिक प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। सेकेंड कंडीशन है शॉक। शॉक में क्या है कि टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाता है और सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, दैट इज़ द कंडीशन नोन एज शॉक। तो शॉक के कॉजेज़ क्या होते हैं, मेडिकल, ट्रॉमा या सर्जिकल। मेडिकल MI में, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, डिहाइड्रेशन, सेप्सिस इन्फेक्शन हो रहा है, डायबिटीज़ इंसिपिडिस है, या एडिसोनेनियन क्राइसिस अगर हो रहा है पेशेंट को, तब आप देखेंगे शॉक की कंडीशन। ट्रॉमा में फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। सर्जिकल के कि पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग अगर पेशेंट को हो रही है, GI ब्लीडिंग, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है, एओर्टिक डायसेक्शन अगर हुआ है, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है पेशेंट को, या रप्चर्ड कोई ऑर्गन या वेसल रप्चर हो गया, तो उस कंडीशन में पेशेंट जो है वो शॉक में जा सकता है। तो आप क्या करेंगे असेसमेंट, आप रेस्टलेसनेस देखेंगे पेशेंट की, ठीक है, या फिर आप ये देखेंगे कि
जो पल्स है वो कैसी है, रैपिड और थ्रेडी तो नहीं है, ठीक है। हाइपोटेंशन चेक करेंगे, कूल एंड क्लामी स्किन आप चेक करेंगे, साइनोसिस चेक करेंगे। उसके बाद लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखेंगे पेशेंट की कम तो नहीं हो गई है, नोज़िया वॉमिटिंग चेक करेंगे। इमरजेंसी में आप ईसीजी करेंगे, कार्डिक मॉनिटरिंग करते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री करते हैं, एबीजी करते हैं, हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग और सीटी स्कैन किया जाता है। फिर मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, पेशेंट का पेटेंट एयरवे हमेशा आपको मेंटेन करना है सबसे पहले, फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद क्या है, इंट्यूबेशन की ज़रूरत तो नहीं है या वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं है, ये चेक करना है और पेशेंट को प्रोवाइड करना है इफ़ नीडेड, ठीक है। आईवी फ्लूइड वगैरह एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको ये देखना कि इससे आगे पॉसिबल कोई और इंजरी तो पेशेंट को नहीं हो सकती है, इलनेस तो नहीं हो सकती। उसके बाद वैसोप्रेसर थेरेपी देनी है जब हाइपोवोलेमिया करेक्ट हो रहा है पेशेंट का, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिसअरिथमिया, ब्रीदिंग पैटर्न बहुत अल्टर कर रहे हैं, तब आपको पेशेंट को ट्रीट करना है। कार्डियक इमरजेंसी कौन कौन सी होती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डिक टैम्पोनेट, कार्डियोजेनिक शॉक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड सडन कार्डियक डेथ। तो इसमें जनरल असेसमेंट आप क्या करेंगे, आप ओवरऑल अपीयरेंस देखेंगे, पेशेंट की एज और पेशेंट को खुद देखेंगे, बॉडी पोजीशन देखेंगे, फिर आप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखेंगे, पेन, एडीमा, नोजिया, वॉमिटिंग, फटीक, हेडेक, पैल्पिटेशंस, पेल स्किन, साइनोसिस वगैरह चेक करेंगे। एयर विंड ब्रीदिंग में आप देखेंगे वेंटिलेटरी स्टेटस क्या है पेशेंट का, कि गैस एक्सचेंज इजीली हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेटरी एफर्ट पेशेंट को कितना लगाना पड़ रहा है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, लंग साउंड आप देखेंगे, ठीक है, कि क्रैक्स या रेल्स की आपको वॉइस अगर ऑडिबल ना हो रही हो तो, ठीक है। सर्कुलेशन में आप क्या देखेंगे कि पल्स रेट देखेंगे, डिस्टल पल्स रेट देखेंगे, फिर इक्वालिटी देखेंगे, ठीक है। क्वालिटी देखने के बाद आप रिदम और टेम्परेचर चेक करेंगे, ठीक है। और एक्सटर्नल ब्लीडिंग अगर पेशेंट को हो रही है वो आपको चेक करनी है। फिर नर्सिंग असेसमेंट इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, आप हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। प्रीवियस कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ मेलाइटिस है। फिजिकल एग्जामिनेशन आपको करना है, पेशेंट का ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी करवानी है, एक्सरे और कार्डियक एंजाइम्स आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद एबीजी कर सकते हैं, आर्टरी ब्लड ग्लास। उसके बाद वेंटिलेशन, परफ्यूजन, लंग्स स्कैन, वीक्यू स्कैन किया जाता है, सीटी और पल्मोनरी एंजियोग्राफी आप कर सकते हैं। फिर मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको वही एयरवे ओपन रखना है, कोई सिक्रीशन है उसको रिमूव करना है, वॉमिटस है उसको रिमूव करना है, ठीक है। सीपीआर देना है विद सप्लीमेंटल हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 इफ़ नीडेड, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को एक पोजीशन में रखना है, कंफर्टेबल पोजीशन में। आईवी एक्सेस देना है पेशेंट को, ठीक है। आईवी फ्लूइड्स देने हैं, ईसीजी कनेक्ट करना है, ऑक्सीमेट्री देना है, डिफिब्रिलेशन इफ़ नीडेड, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल वेंटिलेशन में आप रखेंगे असिस्टेड वेंटिलेशन या CPAP इज़ ऑफन हेल्पफुल। फिर उसके बाद क्या करना है, वाइटल साइंस आपको चेक करने हैं, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इफ़ नीडेड, ठीक है। अगर नहीं देना है तो नहीं देना है, अगर इफ़ देयर इज़ डेफिशिएंसी तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद इनपुट आउटपुट चार्ट पे आपको मेंटेन करना है। फुट एंड एलिवेशन इन हाइपोटेंशन हो जाता है तो हम पेशेंट के जो लेग्स हैं उनको अपवर्ड हैंग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटीजी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूबिंग नहीं देनी है अगर बीपी पेशेंट का लो है, ठीक है। एंटीजी एडमिनिस्टर करना है इफ़ बीपी इज़ हाई, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी कार्डिक ड्रग्स आपको देने, जैसे इंट्रोट्रोप्स, डायरेटिक्स और कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, नार्कोटिक्स, एट्रोफिन, एड्रेनलिन वगैरह आपको देने पेशेंट को। रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज कौन सी होती है, न्यूमोथोरिक्स अगर पेशेंट को है, ठीक है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टेटस एस्थमेटिकस है, या फिर एक्यूट पल्मोनरी एडीमा है, या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। इसमें आप नर्सिंग असेसमेंट में इनिशियल एग्जामिनेशन में आप क्या करते हैं, बॉडी पोजीशन देखते हैं, स्किन साइंस एंड कलर देख रहे हैं पेशेंट का, रेस्पिरेटरी रेट और एफर्ट देख रहे हैं, मेंटल स्टेटस देख रहे हैं, पल्स रेट देखते हैं। फोकस्ड एग्जाम में आप क्या करते हैं, सैम्पल, इसका मेमोनिक है, तो फोकस एग्जाम में सबसे पहले साइन एंड सिम्टम देखते हैं, एलर्जीज देखते हैं स्पेशली किसी मेडिसिन से, ठीक है, मेडिकेशंस। फिर उसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, लास्ट मील क्या लिया था पेशेंट ने, और इवेंट्स लीडिंग टू कॉल, यानी कि कोई इमरजेंसी का कंडीशन तो नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद क्या है, OPQRST भी आप देखते हैं, इसमें ऑनसेट क्या है डिजीज़ का, ठीक है, प्रोवोकेशन कैसे बढ़ रही है, क्या क्वालिटी है पेशेंट की, कंडीशन कैसी है, रेडिएशन कैसा है, फैल कैसा रहा है, मतलब बॉडी में सीवियरिटी क्या है और टाइम क्या है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आप इसमें क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री करते हैं, ABG करते हैं, एक्सरे करते हैं, PFT करते हैं एंड CT MRI, ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है PFT। टेंशन न्यूमोथोरिक्स में आप क्या करते हैं, नीडल डिकम्प्रेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, फ्लटर वेल्व को आप फाइंड आउट करते हैं, फिर आप चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट में आप थोरेक्टमी कर देते हैं। ओपन न्यूमोथोरिक्स में आप क्या करते हैं, पहले ये देखने की पेशेंट का न्यूमोथोरिक्स आ कहाँ रहा है, फिर वो जो वुंड है उसको 3 साइडेड ओकल्सिव ड्रेसिंग से आपको उसको कवर करना होता है, फिर एजरमेंट चेस्ट सील आपको ये लगानी होती है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में क्या करना है, साइमल्टेनियस प्रोटेक्शन ऑफ सी स्पाइन आपको प्रोटेक्ट करनी है, ETT एंड निजियो ट्रेकियल ट्यूब
इंट्यूबेशन करवाना है, ट्रेकियोस्टोमी या क्राइकोथायरेक्टोमी की ज़रूरत तो नहीं है, अगर वो करवाना है तो वो करवाएंगे। एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर करना है और CPR प्रोवाइड करना है। स्टेटस एस्थमेटिक्स में आपको क्या करना है, हाइपोवोलेमिया करेक्ट करना है, ठीक है, पेशेंट को अगर है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, शॉर्ट एक्टिंग इनहेल्ड B2 एगोनिस्ट प्रोवाइड करने हैं, नेबुलाइजेशन देना है विद एंटीकोलिनर्जिक्स, IV कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना है और ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है। फिर न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज आती है, स्ट्रोक, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस एंड कोमा, स्टेटस एपिलेप्टिकस, हेमरेज एंड स्पाइनल शॉक। तो नर्सिंग असेसमेंट में आप क्या करेंगे, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें आपको 4 डोमेन्स देखने होते हैं, प्यूपिलरी रिस्पॉन्स यानी आई बॉल का रिस्पॉन्स, एक्स्ट्रा मूवमेंट्स की पेशेंट मूवमेंट कर पा रहा है यानी आइज का, रेस्पिरेटरी पैटर्न एंड मोटर रिस्पॉन्स, ठीक है। GCS आप देखते हैं ही हैं, ग्लासगो स्केल, इमरजेंसी CT स्कैन विद कंट्रास्ट एंड EEG। तो मेडिकल नर्सिंग असेसमेंट में आप ABC करेंगे, वही एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, इसमें आप ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज आपको मेंटेन करना है नॉर्मल, एयरवे कंट्रोल करना है, ठीक है। हाइपोकैप्निया इसमें जो रहता है वो क्रूशियल रहता है तो उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। उसके बाद जो अगर पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे हैं तो अगर ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो थियोपेंटल और इटोमिडेट एंड इंट्रावीनस लिडोकेन आपको यूज़ करना है। मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट में ICP मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। जगलर वेन कंप्रेशन अवॉइड करना है, हेड जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए, सर्वाइकल कॉलर शुड नॉट बी टू टाइट, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल ऑप्शंस में क्या करना है, मैनिटॉल देना है आपको, हाइपरटोनिक सलाइन देना है, स्टेरॉइड्स देने हैं, लोराज़ेपाम देना है, प्रोपोफॉल और फिनोबार्बिटल प्रोवाइड करना है, वैल्पोरेट देना है पेशेंट को। अब मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, IV एक्सेस देखेंगे पेशेंट का, ठीक है। फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, ड्रग स्क्रीनिंग करेंगे, मेटाबॉलिक पैनल चेक करेंगे, एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करेंगे आप, CVP TTS सर्जिकल ड्रिंक्स में, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट करेंगे। अब आता है ट्रॉमा। ट्रॉमा क्या है, हेड इंजरी, चेस्ट इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी एंड वैस्कुलर इंजरी। तो इसमें असेसमेंट में आप क्या करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी 2 तरीके का असेसमेंट होता है इसमें। तो जो ABCDE होता है उसमें A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन, D फॉर डिसेबिलिटी एंड D फॉर एक्सपोजर। सेकेंडरी में आप एम्पल हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, रीअसेसमेंट ऑफ द वाइटल्स एंड डायग्नोस्टिक स्टडीज़, ठीक है। तो नर्सिंग असेसमेंट में आप ब्रीदिंग देखेंगे कि अनलेबर्ड है तो आपको चेस्ट इंजरी का इसमें चांसेस पता चलेगा, लेबर्ड अगर है तो न्यूमोथोरिक्स है, कंट्यूशन फ्लाइल चेस्ट की कंडीशन आती है, अगर नो ब्रीदिंग है तो हेड इंजरी है, स्पाइनल इंजरी के केसेस हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे आप, ABG, CBC, इलेक्ट्रोलाइट, PTT, ब्लड ग्लूकोज, CT, MRI, चेस्ट रेडियोग्राफी, ECG, इको, फास्ट स्कैन, TEE एंड एओटोग्राफी करते हैं आप इसमें, ठीक है। तो आप इसमें ABC वाइटल्स चेक करेंगे, सर्वाइकल कॉलर प्रोवाइड करेंगे, CPR, एयरवे क्लियर करेंगे, हाई ऑक्सीजन फ्लो रेट आपको प्रोवाइड करवाना है, इंटरनल ब्लीडिंग के लिए चेक करना है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग के लिए चेक करना है और कंट्रोल करना है, पेशेंट को NPO रखना है, पोजीशन करना है क्लाइंट को, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करवानी है, IV फ्लूइड्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं पेशेंट को। अब आता है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग क्या है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो डेथ कॉज कर सकता है अगर बॉडी में आ रहा है, दैट इज़ पॉइजन, ठीक है। तो पॉइजन कैसे इनहेल्ड हो सकता है, इंजेस्टेड हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है, इंजेक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, पेशेंट को आप सिम्टम्स का देखेंगे कि उसको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होगी, नोज़िया वॉमिटिंग होगी, चेस्ट या एब्डोमिनल पेन होगा, कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी, सीजर, हेडेक या डिजीनेस होगा, ठीक है। रेगुलर पिपल साइज होगा, बर्निंग और टीयरिंग आइज होगी, एबनॉर्मल स्किन कलर एंड स्वेटिंग होगी, ठीक है। असेसमेंट में आप क्या देखेंगे, ABC देखेंगे सेम, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और लैब टेस्ट, टॉक्सिन लेवल आप इसमें लैब टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। ECG और इमेजिंग करेंगे, एक्सरे। नर्सिंग केयर क्या है आपके लिए, ABC आपको प्रोवाइड करनी है, कॉमा कॉकटेल यूज़ करना है, डोंट यानी कि डेक्सट्रोज देना है, ऑक्सीजन, नैलेक्सोन और थियामिन आपको प्रोवाइड करना है, गैस्ट्रिक डिकॉन्टामिनेशन करना है, ठीक है। इफ इंडिकेटेड पेशेंट ने अगर कुछ डाइजेस्ट करा है, इंजेस्ट किया है, तब आप करते हैं, सल्फास पॉइजनिंग में काफ़ी किया जाता है ये, ठीक है। उसके बाद आप क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक्स को सब डायरेटिक्स वगैरह प्रोवाइड करके आप भी आउट कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं, लवाज गवाज कर रहे हैं और डायरेटिक्स दे करके थ्रू यूरिन भी बॉडी से आउट करवा रहे हैं, एंटीडोट यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद नंदा डायग्नोसिस में आप क्या देखेंगे, इसमें एक्यूट पेन होगा, पेशेंट को डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा, सस्टेन इनएबिलिटी टू सस्टेन स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन पेशेंट नहीं कर पाएगा, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न होगा, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज होगा, इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन होगा, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम होगा। So thank you so much guys, this is the end of my lecture. Hope you found it useful, and if you have any queries please drop them in the comment section. Thank you so much.